आज हम लोग जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज़, इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ वैल्यूज़ इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो वैल्यूज़ का वास्तव में जीवन में बहुत गहरा महत्व है, और जब हम इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज़ की बात करते हैं लाइफ में, तो अक्सर करके यही होता है, कई बार हम अपनी पर्सनल लाइफ को अलग कर देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को अलग कर देते हैं, लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको हम अलग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो एक होमोजीनिटी रहनी चाहिए लाइफ में, वह नहीं रह पाती। तो लाइफ एक्चुअली है क्या? पहले ये टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ वैल्यूज इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो लाइफ में जब हम इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो दिस 4 लेटर वर्ड लाइफ जो है, यही हमें बहुत कुछ डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? ये जो 4 लेटर हैं, इसमें ये 2 लाइफ के मेजर एस्पेक्ट को प्रदर्शित करता है। ये जो पहले 2 लेटर हैं, ये एक इंटरनल एस्पेक्ट को, लुक इंटरनली, and this represent forward externally। हम लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, and there is nothing wrong, everybody wants to go higher and higher on the ladder, जहाँ पर भी वो काम कर रहा है। तो फॉरवर्ड एक्सटर्नली तो ठीक है, जीवन में एम्बिशियस होना भी चाहिए, आदमी तभी आगे बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ इस प्रोसेस में कई बार क्या होता है, इतने एडवर्स सिचुएशन को, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस को फेस करना पड़ता है। उसके लिए चाहिए इनर स्ट्रेंथ, विल पावर, जो आती है दिस इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से। तो आज बेसिकली क्या हो गया है कि हम ज़्यादातर इस एस्पेक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच पर, मटेरियलिज्म के ऊपर। होना भी चाहिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जीवन की भौतिक सुविधाएं तो सब हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बैलेंस मेंटेन किया गया है, ये इंटरनल एस्पेक्ट विच शोज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिज्म। तो जीवन में अगर ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होता है तो लाइफ बड़ी स्मूथ रहती है। तो इसीलिए एक तो हम ये देखना है कि लाइफ के अंदर हमारे ये दोनों एस्पेक्ट के ऊपर हमारा प्रॉपर बैलेंस रहे। अक्सर करके क्या होता है, नहीं तो कई बार हम एक तरफ जब ज़्यादा ध्यान दे देते हैं तो दूसरी साइड कुछ नेग्लेक्ट हो जाती है, और उससे क्या होता है कि बैलेंस्ड लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी बात को अगर हम फर्दर और एलोबरेट करें, ये तो मेजर 2 एस्पेक्ट की बात देखी हमने, लेकिन इसको अगर फर्दर एलोबरेट किया जाए तो ये जो जीवन है हमारा, ये एक मेज की तरह, इसकी टेबल की तरह इसकी तुलना की जा सकती है लाइफ। जीवन और जो आज हम देख रहे हैं ना, ये जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट, ये 4 टांगे जो हैं मेज की, जैसे ये जहाँ प्रोजेक्टर रखा है आप देख रहे हैं 4 टांगे हैं। तो एक टेबल को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? हिले डुले नहीं, स्टेबल रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? ऑल द 4 लेग्स शुड बी इक्वल। एक लेग अगर छोटी या बड़ी हुई ना, एक भी हिलती रहेगी। बस आज यही बात है, हमारे जीवन के ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, एक है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ,
जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। वी ऑल नो अबाउट दिस एस्पेक्ट। जब से हम पैदा होते हैं तब से हम जानते हैं कैसे खाना पीना, सोना, जागना, फिर उसके बाद बीमार होते हैं तो दवाई, नींद करना, सोना, आदि आदि। तो वी ऑल नो अबाउट दिस एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट इज मेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये भी थोड़ा बहुत हम ख्याल करते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, एजुकेशन देते हैं, लाइक दैट हम भी अपना मेंटल डेवलपमेंट करते रहते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट सम 20-25 ईयर्स इट हैज़ गेन्ड मोर इम्पॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि आज डॉक्टर लोग इस बात को मानते हैं कि शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं, लगभग 80% बीमारियां जो होती हैं वो मन के कारण होती हैं। साइकोसोमेटिक डिजीज़ बोला जाता है कि मन के अंदर जैसे विचार, और इसके अंदर मोस्टली जो हमारी कॉमन डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, नींद का ना आना है, बहुत कॉमन डिजीज़ जो होते हैं, हमारे सारे सिस्टम इससे प्रभावित होते हैं, जो हमारी मन की विचारधाराएं होती हैं। इसीलिए ये मेंटल एस्पेक्ट भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर जानना। क्योंकि शरीर के अंदर तो बीमारियां, कोई यहाँ पर है ऐसा नहीं होगा जो कह सकता हो मुझे 100% फिट हूँ, कभी भी कोई बीमारी नहीं हुई है, कुछ ना कुछ होता रहता है। और इस कारण से ये मेंटल। तीसरा है हमारा प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, साथ साथ सोशल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जीवन का एक बड़ा भाग 24 घंटे में से 8 घंटा 7-8 घंटा आराम का निकाल दें तो लगभग 8-10-12 घंटे तक हम अपने प्रोफेशन पर, जो हमारा स्थल होता है, चाहे टीचिंग हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोर्ट हो, कोई भी हो, काफ़ी बड़ा समय हमारा वहाँ निकल जाता है। इसलिए ये एस्पेक्ट पर भी हमारा ध्यान रहता है क्योंकि दिस इज़ बेसिकली ए सोर्स ऑफ इनकम, और इस कारण से इस पर हमारा ध्यान रहता ही है। और ये जो चौथा एस्पेक्ट है ये है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यहाँ एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है और एक होता है रिलीजियस एस्पेक्ट, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अक्सर करके हम कई बार दोनों को मिला देते हैं, धर्म और आध्यात्मिकता को, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। धर्म, रिलीजियस जो है वो हमारे बॉडी से कनेक्टेड है। जहाँ पर भी मेरा जन्म हुआ, जिस परिवार में, वो मेरा धर्म हो जाता है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, कुछ भी हो सकता हूँ। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है दैट इज़ ए यूनिवर्सल रिलीजन। वो पूरे विश्व की सब धर्मों की एक है, जो वैल्यूज़ को डील करती है, वर्चूज़ को डील करती है, जीवन में शांति, आनंद, पवित्रता। जो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ वैल्यूज़, ये जो जीवन के अलग अलग वैल्यूज़ हैं, प्रेम, शांति, सहिष्णुता, करुणा, सहयोग, आनंद, समर्पणता, क्षमा भाव, आदि आदि, ये सारी आती हैं स्पिरिचुअलिटी के दायरे के अंदर। इस कारण से ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। ये आप भी देखिए, कहीं से 4 टांगों को, एक टांग दिखने में छोटी दिखती है लेकिन होती नहीं है छोटी। बैलेंस, जब जहाँ चारों टांगे बैलेंस होती हैं, वो जीवन के अंदर सब चीज़ होती है। तो इसीलिए आज हम ये देखेंगे कि लाइफ के अंदर किस प्रकार से, अगर ये सब वैल्यूज़, स्पेशली क्योंकि ये प्रोफेशनल एस्पेक्ट है और ये ज़्यादातर हमारा पर्सनल एस्पेक्ट है। फिजिकल हमारा बॉडी से रिलेटेड है, मेंटल हमारे बॉडी के अंदर ही जो माइंड है उससे रिलेटेड है ज़्यादातर, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हमारी पर्सनल चीज़ है। तो लाइक दैट, तो जो आज का विषय है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वैल्यूज़ का जो समावेश हो, जिससे कि हमारा जीवन बेसिकली आनंदमय रहे, तो उसके ऊपर अब हम लोग आगे विचार करते हैं। बेसिकली जीवन में मनुष्य चाहता क्या है, व्हाट वन वांट्स, किस लिए आप पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को, फैमिली ग्रो अप कर रहे हैं, मकान बनाते हैं, कार लेते हैं, स्कूटर, जो भी है, तो लक्ष्य क्या होता है? सुख। वेरी गुड। और राइट, वेरी नाइस। बेसिकली जीवन का लक्ष्य ही ना, जो आप लोग बताया, दैट्स नाइस। वन इज हैप्पीनेस, खुशी,
तो ये हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है। देखिए वैल्यूज जो मैंने बताई आपको, वो वैल्यूज कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है। प्रेम, शांति, आनंद, दया, करुणा, सहयोग, ये जितनी है, ये सब का संबंध मन से है। इसीलिए कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गीता में भी कहा है, सब ज्ञान सुना के मन मना भाव, कोई तन मना भाव, धन मना भाव, संबंध मना भाव नहीं, मन मेरे में लगा। तो इसका कनेक्शन मन से है। आप बैठे हैं, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मानो समोसा खाने में सब चीज़ अच्छी लगती है, सब आया आपके टेबल पर सामने, सडनली कोई न्यूज़ आता है, आपका कोई नियर एंड डियर कुछ हो गया, एक्सपायर हो गया या सीरियस एक्सीडेंट, तो मन आपका खराब हुआ, तो वो सब चीज़ भी आपको कुछ सुकून नहीं दे पाएंगे। मन के ऊपर ही सारा आधार है। इसीलिए ये हैप्पीनेस भी और जितने भी वैल्यूज़ हैं, उन सब का संबंध मन से है। कोई भी चीज़ होती है, अब चीनी है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन जो मीठापन है, स्वीटनेस, उसे देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फूल देख सकते हैं, उसकी खुशबू अनुभव की जाती है। इवन यहाँ पर ये पंखा हवा दे रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, प्रोजेक्टर चल रहा है या माइक चल रहा है, लेकिन इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? हाँ, क्यों काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। यस, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर है, इसको हम देख सकते हैं। ये हम लोग एक दूसरे का ये जो शरीर देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो अनुभव की जाती है। वो ड्राइविंग फोर्स को आध्यात्मिक भाषा में कई बार नाम दे देते हैं, सोल बोल दें, आत्मा बोल दें, कुछ कई बार नेचर बोल देते हैं, शक्ति बोल देते हैं, कुछ भी, लेकिन वो ड्राइविंग फोर्स है, असली चीज़ वो है। और इस कारण से ये बात पर जानना जरूरी है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है, इसी का ही कनेक्शन सब कुछ मन से है। ये क्या है, इसके ऊपर अभी हम विचार करेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ से, जैसे इसीलिए तिलक यहाँ पर देते हैं, टीका यहाँ शरीर में यहाँ रहती है। अब देखिए, मैं बोलूँ माय पेन, मेरा पेन, इसका मतलब पेन अलग है, मैं अलग हूँ। माय शर्ट, शर्ट अलग है, मैं अलग हूँ, है ना। माय बॉडी अगर हम बोलते हैं, तो इसका मतलब बॉडी अलग है, मैं अलग हूँ। माय हैंड, मेरा हाथ, इसका मतलब ये बोलने वाली अलग है, हाथ अलग है। तो इस कारण से ये शरीर भी अलग सत्ता है, और ये जो चैतन्य सत्ता है, आत्मा बोलें चाहे उसे नेचर, सोल, कुछ भी, तो वो आत्मा जो है वो अलग है, वो ही ड्राइविंग फोर्स है। वो आत्मा अगर अभी निकल जाए, शरीर सब होते हुए भी, आँख होते हुए भी देख नहीं सकेगी, मुँह होते भी बोल नहीं सकेगा। ये तो आज आपको बताया गया होगा मॉर्निंग शिविर में। तो इस कारण से ये एक जो हैप्पीनेस है, पीस है, ये सब भी इससे रिलेटेड चीज़ हैं। हाँ, उनके अनुभव करने के लिए हम फिजिकल साधन कुछ भी अपनाएं, लेकिन वो सब चीज़ आत्मा से रिलेटेड। तो हैप्पीनेस का एक फार्मूला है, बड़ा सिंपल फार्मूला दिया है, यह है अचीवमेंट्स, यानी कि प्राप्तियां, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस, यानी कि अपेक्षाएं। हम जीवन में कई बार अपेक्षाएं बहुत करते हैं एक दूसरे से, तो जितनी जितनी हमारी अचीवमेंट्स होती जाती हैं, उतनी उतनी हमें खुशी होती जाती है। मान लीजिए मैंने मकान बनाया, वो था, खुशी होगी, कार खरीदी, खुशी हुई, बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ, खुशी होगी। ये अचीवमेंट्स हैं। तो अचीवमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू हैप्पीनेस, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो हैं, ये बस ऐसी चीज़ है जो जीवन में सुख और दुख का आधार है। होता क्या है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है ना, एक्सपेक्टेशन जितनी हमारी बढ़ेंगी, हैप्पीनेस लेवल उतना डाउन होता जाएगा। आज हस्बैंड की वाइफ से एक्सपेक्टेशन होती है, वाइफ की हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन जितनी, मदर इन लॉ की डॉटर इन लॉ से, सास की बहू से, बाप की बेटे से, और एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं होती है। बाप बेटा, ये मान लीजिए
बाप सोचेगा मेरे पास जीवन का अनुभव है, बेटे को मेरे अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, वो यही सोचकर राय देता है, सजेशन। बेटा सोचता है अरे बाप तो पुराने ज़माने का है, उस वक़्त क्या इंटरनेट और कंप्यूटर और ये सब क्या चैटिंग वगैरह कुछ था नहीं, व्हाट ही नोज। तो एक जनरेशन गैप हो जाता है और दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं कर पाते हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, और जितनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी उतनी जीवन में हैप्पीनेस, खुशी कम होगी। आप इस पर बाद में और विचार करिएगा। इसीलिए अगर जीवन में हम सदा खुश रहना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी एक दूसरे से कम। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो ड्यूटी है, मेरी मान लीजिए बेटा है, बच्चे के प्रति ड्यूटी है, उसको अच्छी एजुकेशन देनी है, ट्यूशन लगाना है उसे सब, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाई है और अगर मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है तो क्या होगा, मुझे बहुत दुख होगा। इस कारण से एक्सपेक्टेशन कम रखें, लेकिन इनपुट्स हम पूरा प्रोवाइड करें, जितनी भी हमारे फैमिली में या हमारे नीड्स जो है वो पूरी की पूरी दें। इसी प्रकार से पीस यानी मन की शांति, शांति का भी एक फार्मूला है, सिंपल थिंग। ये डायरेक्ट डिजायर्स से कनेक्टेड है, इच्छाओं से। ये है नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड। वैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, कोई बात तो नहीं, ये भी जरूरी है हिंदी में लिखूँ? आई थिंक ये तो बहुत जनरल साधारण सी चीज। नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्स अनफुलफिल्ड। इच्छाएं, जैसे मैंने बताया, एम्बिशंस तो अच्छी चीज हैं, एम्बिशंस नहीं होंगी जीवन में आगे हम बढ़ नहीं सकेंगे। एम्बिशन, लेकिन कई बार हमारी एम्बिशंस जो है ना हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। वो एम्बिशंस हमें रात को नींद नहीं आने देंगी, नींद भी आएगी तो नींद में स्वप्न के रूप में आएंगी, और वो रात दिन हमें परेशान, उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, चिंताएं हो जाएंगी। और आज टेंशन, वरीज, इन सब के कारण ही आधी से ज़्यादा बीमारियां होती हैं शरीर के अंदर, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो इस कारण से मन की पीस, मन की शांति अगर हम चाहते हैं तो जितनी हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैं उसको हम जितना कम रखेंगे उतना हमारी मन की शांति का लेवल हाई होगा। तो डिज़ायर्स हों, लेकिन मुझे ये देखना है कि डिज़ायर्स मेरे कंट्रोल में रहें, दे शुड नॉट गो आउट ऑफ माई कंट्रोल। एक बार अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, फिर वर्क में कुछ भी दूसरा काम करूंगा लेकिन उधर ही की तरफ मेरी बुद्धि जाती रहेगी। तो इसीलिए आवश्यक यही है, दोनों बात जैसे बताया, और ये चीज़ें हैप्पीनेस, पीस, और जैसे टेबल की बात बताई, तो जीवन के जो दो पहलू जो हैं, ये दोनों पहलू पर हमारा इक्वल बैलेंस रहे, फिजिकल एस्पेक्ट एंड मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसीलिए किसी ने कहा है क्या, एक्चुअली जब दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो जीवन में कई बार मायूसी आ जाती है, उदासी आ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, सब कुछ है, कंफर्ट्स हैं। मैंने जैसे बताया कि मुझे जाने का मौका मिला USA, UK वगैरह में, और वहाँ पर मैंने देखा कि जीवन की सारी भौतिक सुख सुविधाएं, सब कुछ चीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा सुसाइड्स, सबसे ज़्यादा फैमिली ब्रेकडाउन, सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस इन्हीं डेवलप्ड नेशंस में ही होते हैं। सबसे ज़्यादा जो गोली बिकती है वो बिकती है नींद की गोली। लोगों को नींद नहीं आती, सारे एयर कंडीशन मकान है, उसके बिना तो वहाँ हो ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि टेम्परेचर भी कई बार सब जीरो चला जाता है। बहुत इतने मोटे मोटे डनलो पिलो हैं, सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं आती है। बाहर का टेम्परेचर कूल भी हो, लेकिन अंदर का टेम्परेचर अगर बहुत हाई है, भट्टी यहाँ जल रही है, तो नींद कैसे आएगी। तो इसीलिए आवश्यकता ये है कि दोनों का बैलेंस अगर रहे। इसीलिए कहा है किसी ने बड़ा अच्छा, किसी कि हो के मायूस नयो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दोनों पाँव से आगे बढ़ते रहिए। दोनों पाँव कौन से? जो आपको बताया, एक भौतिकता का पाँव
एक आध्यात्मिकता का पांव। दोनों पांव अगर रहेंगे, अगर खाली भौतिकता ही हो गई, सब कुछ कंफर्ट भी कर लिया आपने, लेकिन वो आपको जीवन में शांति और सुकून और बिल्कुल पीस ऑफ माइंड कभी नहीं दे सकता। दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये एक तो बैलेंस लाइफ में बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ जब जीवन में ये, लेकिन हाउ दे कम, कैसे आए, कहना तो बड़ा सहज है। कभी भरतहरि होके गए हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि हम भोगों को नहीं भोगते, लेकिन भोग भी धीरे 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 हमें भोगते हैं। केवल समय ही तीव्र गति से नहीं जा रहा है, बल्कि हम भी काल समय अपनी मृत्यु की तरफ तीव्र गति से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा, हमारी इच्छाएं जो हैं वो जीर्ण कमजोर नहीं होती। हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम कमजोर होते चले जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं जो हैं और बलवती और जवान होती चली जाती। इसीलिए आवश्यकता है इस बात की कि इच्छाओं पर नियंत्रण। और ये फिजिकल कंफर्ट्स कलेक्शन करने से और उन सब के लिए, वो जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि मन के ऊपर विजय प्राप्त करना। मन को दमन करना नहीं, मन को खाली अमन भी नहीं, मन को सुमन बनाने की आवश्यकता है। मन का काम ही है सोचना। तो अभी ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ वैल्यूज, सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्पिरिट, और ये जो अनुभव करने वाली है, जो मैंने आपको बताया, ये सूक्ष्म, ये जैसे आज आपको बताया गया होगा, ये आत्मा, और ये आत्मा के अंदर ये जो तीन शक्तियां हैं, ये तो आज आप बता ही सकेंगे, आज सुबह ही सुबह सुन के आए हैं। आत्मा की तीन फैकल्टी कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार, राइट। तो इसीलिए हर चीज की जड़ जो है ना, ये मन। हर चीज का जनरेशन मन में ही उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए ये जो मन है, इसकी गति भी बड़ी तीव्र है। आज आपको सब बताया होगा, बहुत फास्ट। कितने विचार आते हैं मन में, आज बताया होगा ना? हाँ, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, 25, 30, 35 हजार, लाइक दैट। तो अभी आवश्यकता है, ये जो वैल्यूज की बात है, स्पिरिट ऑफ वैल्यूज, तो वैल्यूज आप कौन सी समझते हैं जीवन में? देखिए, आत्मा को सोल बोला जाता है, और बेसिकली इसको किसी फिलोसफर ने डिफाइन किया है, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा जो है ये प्रेम स्वरूप है। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहता कि उससे लोग घृणा करें, झगड़ा करें। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। ये मानव की भूख है। जैसे पेट में भूख लगती है, रोटी की, खाने की, पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे प्रेम भी जो है ये आत्मा की बेसिक भूख है। क्योंकि आत्मा है यह प्रेम स्वरूप, और ये प्रेम ये आत्मा के अंदर से आता है, ये किताबों से नहीं। सुना होगा ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो ये जो है प्रेम की अनुभूति जो है, बड़ा सहज। आप जब राजयोग में बैठेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे 2-3 दिन, और घर जाके भी जब अभ्यास करेंगे, इसमें पाएंगे कि ये प्रेम की अनुभूति जो है, ये इतना रोम रोम इसमें ऐसा हो जाता है। बाप बच्चा होता है, माँ बेटा होता है, कोई भी। तो ये प्रेम एक इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। और ये इंटीग्रेशन जब हमारी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों हो जाता है, इट वर्क्स वंडर। क्योंकि हम पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से जुदा नहीं कर सकते। वही है हम, जो हम घर में हैं वही, मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य सब वही रहता है। हाँ, एक जगह का प्रभाव दूसरी जगह होता है। प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, कई बार मूड अच्छा नहीं होता है, लोग कह देते हैं अच्छा लगता है साहब आज घर से झगड़ा करके आए हैं, उसका इफेक्ट लेके वहाँ जाते हैं, वाइसा वर्सा। तो इसीलिए
पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ये जो मूल्य हैं जीवन के, इन जीवन के मूल्यों को जितना जितना हम जानते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक तो ये है प्रेम की बात, और क्या है, ये सारा चीज़ डिपेंड करती है हमारे एटीट्यूड पर। प्रेम करना या झगड़ा करना, शांति में रहना या अशांति में रहना, हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है जीवन में, सब उस पर निर्भर करता है। आपने सुना होगा वो पानी की बात, मानो मैं बाहर से चलता हुआ आया, गर्मी का मौसम है, हाँ, आपने मुझे पानी दिया, एक गिलास में आधा गिलास भरा हुआ है, बड़ा सिंपल, सुना होगा। अब इसको मैं दो रीति से सोच सकता हूँ। मैं आपके यहाँ आया, बड़ा गर्मी है, आपने आधा गिलास दिया पानी, आधा खाली है, तो मैं अगर खाली पोर्शन देखूंगा, अरे आधा खाली, इससे मेरी क्या प्यास बुझेगी। तो जो जीवन में नहीं है, अगर मैं वही देखता रहूँगा, ये एक तरीके से नेगेटिव दृष्टिकोण है, नकारात्मकता है। और अगर मैं भरा पोर्शन देखूंगा, ओह आधा गिलास पानी, इससे मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। बात तो वही है, आधा गिलास ही भरा है, लेकिन मैंने देखा क्या, जो मेरे जीवन में हासिल है उसको देखा, तो उससे क्या होगा, जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी और हर चीज़ को हम उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। मैंने काफ़ी दिन पहले एक रीडर डाइजेस्ट में एक पढ़ा था चुटकुला कि एक बार भगवान ने दुनिया के 3 आदमियों को बुलाया दुनिया से। वो 3 आदमी कौन कौन थे? एक तो था बिल क्लिंटन, एक थे बिल गेट्स, और एक थे फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो यानी कि क्यूबा के प्रेसिडेंट, और बिल क्लिंटन यूएसए के, और बिल गेट कंप्यूटर का जो है रिचेस्ट मैन। तो भगवान ने उनको बुलाया और बुला के कहा कि भाई तुम दुनिया में जाके ये संदेश दे दो कि अब इस दुनिया का विनाश होने वाला है, बहुत जल्दी ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। तीनों आदमी आए ऊपर से। तो सबसे पहले फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा का है, और क्यूबा वहाँ कम्युनिज्म है और वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो उसने पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर गया टीवी के सामने और वहाँ जाके बोला कि भाई अपने देशवासियों को कि मेरे पास भाई 2 बहुत ख़राब खबरें हैं आपको सुनाने के लिए। कि पहली बात तो ये कि भगवान है, हम तो ज़िंदगी भर मानते आए कि भगवान है ही नहीं, भगवान है एक, तो ये बड़ी ख़राब खबर है। और दूसरी खबर ख़राब है कि भगवान ने कहा ये दुनिया का विनाश होने वाला है, ख़त्म होने वाली है, ये ख़राब खबर है। उसने ये 2 बड़ी ख़राब खबरें सुना दी। फिर आया बिल क्लिंटन की बारी। तो बिल क्लिंटन गया, अपने देशवासियों को कहा कि भाई देखो मेरे पास आपको देने के लिए 2 खबरें हैं, एक खबर बहुत अच्छी है, एक खबर बहुत ख़राब है। अच्छी तो ये है न्यूज़ कि भाई भगवान है, जो हम मानते आए हमेशा ज़िंदगी भर, भगवान है, तो मुझे भगवान ने आज बुलाया और कहा, तो ये अच्छी खबर है। और दूसरी ख़राब खबर ये है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये ख़राब खबर है। फिर तीसरा बिल गेट्स की बारी आई। तो वो तो बड़ा खुशी खुशी झूमता हुआ गया पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, भाई आई हैव गॉट 2 वेरी गुड न्यूज़ टू टेल टू यू, 2 बहुत अच्छी खबरें मुझे आपके पास सुनाने के लिए हैं। कौन सी 2? कि एक तो भगवान है, हम मानते आए हैं, वो सही निकला। और दूसरी खुशी की खबर ये है कि अब मुझे अपना सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं, जो विंडो 95 या 98 चला रहा है वही चलता रहेगा, आपको भी ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं, उससे ही काम चलाते रहना, मुझे भी R&D में खर्चने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से ये दोनों बहुत अच्छी खबर है। अब खबर तो वही 2 थी, लेकिन जैसे मेंटल एटीट्यूड था उसके अनुसार तीनों ने अपनी अपनी बात बताई। तो जीवन में भी यही होता है, कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, हम उसे किस तरीके से लेते हैं। जैसे ये आपको आधे गिलास पानी की बात बताई। एक जेल है, हाँ, जेल में 2 कैदी बंद हैं, चांदनी रात है, सलाखों के पीछे 2 कैदी बंद हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि सलाखों के पीछे से देख रहा था, सलाखों के पीछे से देख रहा था नीले आकाश में चांद, और धरती पर कीचड़ देख रहा था, लेकिन एक ने चांद में भी दाग देखा
दूसरे ने कीचड़ में भी कमल देखा। जैसा दृष्टिकोण है, जिसके निगेटिविटी होगी वो चांद में भी दाग देख लेगा, जो पॉजिटिविटी सकारात्मक जिसका होगा वो कीचड़ में से भी कमल देख लेगा। सारा डिपेंड करता है ये वैल्यू सिस्टम का हमारे चिंतन के ऊपर, हमारे दृष्टिकोण के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर। रहट होती है, आप लोग अलग अलग जगह से आए होंगे, गांव में रहट होती है, उसमें पानी चलती है ना गांव में कुएं के ऊपर, तो नीचे कई सारे बाल्टियां होती हैं, डिब्बे, तो कुछ नीचे जाते हैं तो पानी भर के आता है, ऊपर आके वो घूम जाते हैं तो पानी गिर जाता है और नाली से पानी इस पूरे खेत में चला जाता है। सब जानते होंगे, बहुतों ने देखा होगा। एक कवि की कल्पना है कि रहट चल रहे थे तो एक बाल्टी उसमें से हंस रही थी, एक बाल्टी रो रही थी। तो हंसने वाली ने रोने वाली से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं नीचे से भर के आती हूँ, ऊपर आके खाली हो जाती हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ। फिर उसने पूछा तुम क्यों हंस रही हो? कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं ऊपर से खाली जाती हूँ और नीचे से भर के आती हूँ। अब बात तो वही है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली पानी का भरना, खाली होना, भरना, तो ये सब चीज़ जीवन की हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करती है। यस, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। तो ये जब वैल्यूज़ की बात हम करते हैं जीवन में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे कोई भी हो, ये सारी हमारी मेंटल एटीट्यूड, इमोशंस, फीलिंग्स, उनके ऊपर आधारित है। तो हमारे चिंतन की गति ऐसी हो जो सदा सकारात्मक चिंतन हो। जितना जितना हमारा चिंतन सकारात्मक होता जाएगा, उतना उतना हमारी ये जो है एटीट्यूड भी पॉजिटिव होता जाएगा, और फिर जीवन में हर जगह से हम सदा ही कुछ ना कुछ उठाते चलेंगे। तो एक तो जीवन का ये प्रेम का गुण है, और जीवन के गुण हैं काफ़ी, एक शांति जो आपको बताया, जैसे पीस ऑफ माइंड। तो ये पीस भी जो है ये हमारे एटीट्यूड पर ही है। कोई अक्सर करके हम शांति के लिए कई बार कहते हैं चलो भाई मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, लेकिन शांति बेसिकली वो भी आत्मा का गुण है, वो हमारे गले का ही हार है। रानी की जो कहानी बचपन में पढ़ी होगी ना आप सब ने भी, वो रानी का गले का हार गुम हो गया, देख रही थी सब जगह लेकिन उसके गले में ही पड़ा था। ऐसी शांति के लिए भले हम दर दर भटकते रहें, लेकिन शांति और कुछ नहीं, हमारे अंदर ही है। कहा जाता है मृग होता है, उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू से वो दर दर भटकता है, लेकिन ये नहीं जानता कि उसके अंदर ही ये कस्तूरी है। बस यही शांति की बात भी है। इसीलिए डॉक्टर राधा कृष्णन ने बड़ा अच्छा कहा है कि इफ वी वांट पीस देन वी हैव टू बी ऑलवेज एट वार विद आवर सेल्फ। शांति अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मन के अंदर अक्सर करके कई बार नकारात्मक चिंतन अक्सर करके आ जाते हैं, नेगेटिविटी, टेम्पटेशंस, वीकनेसेस, मन उसमें कई बार हमारा दुविधा में फंस जाता है। और इस कारण से मुझे याद आता है जब हम धनबाद में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में, वहाँ पर जब पढ़ रहे थे, उस समय हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर झा करके। बिहार में ये नाम काफ़ी पॉपुलर होता है। तो वहाँ पर सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जब हम थे तो मिस्टर झा थे, तो वो एक बात अक्सर कहा करते थे, भाई आई एम नेक्स्ट टू गॉड, मैं ईश्वर के बाद मैं ही शक्तिवान हूँ। तो हम लोग पूछा करते थे आप कैसे हैं झा साहब शक्तिवान, सबसे ईश्वर के बाद? इट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो वो कहा करते थे देखो जैसे भगवान सबके हर एक के दिलों में रहता है, ऐसे मैं भी हर एक के दिल में रहता हूँ। हम पूछते थे आप सबके दिल में, आपको तो कोई जानता ही नहीं, सब के दिलों में आप कैसे रहते हैं? तो हंसी में बताया करते थे देखो मेरा सरनेम झा है, और ये तीनों वर्ड जो है तीन चीज़ों को डिनोट करते हैं। ये जे डिनोट करता है जेलसी, यानी कि ईर्ष्या, ये है हेट्रेड अर्थात घृणा, और ये है एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी, अथवा कहें एंगर, क्रोध।
तो कोई ऐसा है आज जो कह सकता हो कि मेरे दिल में कभी भी किसी के लिए ईर्ष्या या घृणा या द्वेष नहीं है? बाई चांस यहाँ पर कोई हो तो हाथ खड़ा करे कि मेरे मन में नहीं है किसी के लिए। देन ही वॉज राइट। वो ठीक कहा करते थे कि मैं सबके दिलों में निवास करता हूँ, हर एक के दिल में हूँ। जब ये करते थे तो खैर जब हम फाइनल ईयर में आए, 4th ईयर में, तो हमारे एक दूसरे प्रोफेसर आए, उनका सरनेम था मिस्टर झाल करके, एक आगे ये एल, और वो कहने लगे अरे झा साहब मैं तो आपसे भी एक कदम आगे हूँ, आप में ये 3 है, मेरे अंदर एक 4th क्वालिटी और है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट एल? वो बोलते थे ये लेग पुलिंग। लेग पुलिंग माने टांग खींचने का। हाँ, दूसरे को अक्सर करके कोई आगे बढ़ता है तो दूसरे लोग उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेना चाहते हैं। इसमें ये बात थी कि आपने सुना होगा, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि इंडिया से ये जो होते हैं क्रैब्स, केकड़े, ये एक्सपोर्ट होते हैं। तो एक बार एक कंटेनर में, शिप के अंदर बड़े कंटेनर में ये क्रैब्स पूरे गए वहाँ पर। तो वहाँ जाके देखा, जो कंसर्न पार्टी आई थी कंसाइनमेंट लेने के लिए, तो उसने देखा कंटेनर लिड खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है, तो उसने तो मना कर दिया कि हम तो नहीं लेंगे क्योंकि ढक्कन खुला हुआ है, इसमें से तो सारे निकल गए होंगे। तो जो शिप का कैप्टन था वो इंडियन था, उसने कहा कि नहीं नहीं, आई कैन टेक गारंटी कि कोई नहीं, एक अगर इसमें ऊपर चढ़ेगा तो 4 उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे, बाहर जा ही नहीं सकता। बस यही मेंटलिटी हम सब की है कि वैल्यूज़ को कई बार हम धारण भी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ हैं, ये निगेटिविटी जो है, ये बस हमें कई बार बहुत प्रॉब्लम करती है। लेकिन इनका भी बेस क्या है? जेलेसी, हेट्रेड, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इनका फादर कौन है? विच इज द रूट? आप देखेंगे ये भी पैदा कब होती है जीवन में। आप कोई घटना लाओ, कोई भी बात देखोगे तो आप देखेंगे इनका जो फादर है वो है मिस्टर डाउट, संशय। जब भी जीवन में कहीं संशय आता है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, बड़े अच्छे लविंग रिलेशनशिप हैं, अगर एक के मन में दूसरे के लिए कुछ भी डाउट आया, दूसरे की इंटीग्रिटी के लिए, करेक्टर के लिए, किसी में, चाहे बिजनेस पार्टनर हो उसमें ऑनेस्टी का डाउट आए, कोई भी चीज़, तो जहाँ पर डाउट आएगा वहीं पर ही क्रोध हो आएगा, दुश्मनी की भाव, घृणा, ईर्ष्या, ये डेवलप होगी। तो जीवन में यदि हम पीस एंड हैप्पीनेस और वो चाहते हैं, तो अगर देखना है कि डाउट जो है हमारे अंदर कभी भी पैदा ना हो। अगर पैदा भी हो डाउट किसी के लिए, उसको हम तुरंत ही समाप्त कर दें। जितनी ज़्यादा देर तक डाउट चलता रहता है, उतनी ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। तो ये फैमिली है, ये है फादर, ये है बच्चे, और फैमिली में मिसिंग लिंक कौन है? नहीं, ये फादर, बच्चे, तो कौन और होना चाहिए? मदर। तो मिस्टर डाउट फादर है, तो मदर है मिसअंडरस्टैंडिंग। ये जो है MS, मिसेस अंडरस्टैंडिंग का हो, मिसअंडरस्टैंडिंग। जहां पर भी डाउट होगा जीवन में, वहां गलतफहमी जरूर पैदा हो जाएगी। कोई भी आप बिजनेस पार्टनर लीजिए, बाप बेटे का लीजिए, सास बहू का लीजिए, कहीं पर भी, तो जहाँ डाउट हुआ, संशय आया और गलतफहमी हुई, तो ये सारे बच्चे जो है अपने आप ही निगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और जीवन जो है ना, वो जैसे कि बहुत अशांतमय बन जाएगा, नारकीय बन जाएगा। तो इसीलिए जीवन में अगर हम ये स्पिरिट ऑफ वैल्यूज को अपनी पर्सनल लाइफ में धारण करना चाहते हैं, तो कभी भी जीवन में संशय आए और संशय की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी पैदा हो, तो इनको हम एज अर्ली एज पॉसिबल उसको निकालते हैं। और जितना जल्दी अगर हम उसे निकाल देंगे, उतना जल्दी ये चीज़ें, जितनी निगेटिविटी बाहर जाएगी, उतना पॉजिटिविटी आती जाएगी। अच्छा, ये है। और इस कारण से, और निगेटिविटी क्या है जीवन में? ये एक तो ये निगेटिव थॉट्स, ये सब हैं, ये सब भी हमारे वैल्यूज़ जो हैं, उन वैल्यूज़ के आने में बाधक हैं।
दूसरी चीज़ और होती है, कई बार हम लाइफ में ना कई चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, और इस कारण से अक्सर लाइफ के अंदर कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मुझे याद है जब मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था तो एक बार जा रहा था, तो एक तरफ से एक कार आई, दूसरी तरफ से एक साइकिल वाला आया, एक्सीडेंट हो गया। वास्तव में गलती साइकिल वाले की थी, वो गलत रास्ते से तेज़ी से आया, कार वाला ने बहुत ब्रेक लगाया, कोशिश करी, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसके चोट वगैरह आई। अब बाई चांस दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज़ के थे और वो एरिया भी बड़ा कम्युनली सेंसिटिव एरिया था, तो थोड़ी देर में ही बस एकदम ये हो गया, वेशभूषा से भी पता चल जाता है, तो बस अरे फलाने कम्युनिटी वाले ने फलाने कम्युनिटी वाले को मार दिया, और जरा सी देर में ही वहाँ पर ऐसा टेंशन हो गया, पत्थर फेंकने लगे लोग बाग, और दुकानों के शटर बंद होने लगे, और बहुत एटमॉस्फेयर टाइट हो गया। तो क्यों? ये एज्यूम कर लिया, इट वाज प्योरली ए ट्रांसपोर्ट, एक पूरा ट्रैफिक एक्सीडेंट था प्योरली, लेकिन उस बात को उन्होंने कर लिया। तो जीवन में कई बार हम एज्यूम कर लेते हैं, ये भी हमारे दुख का कारण है। अब यू सी दिस वर्ड, अब इफ यू ब्रेक दिस वर्ड, तो यू एंड मी, वी बोथ आर, व्हाट इज दिस? एज्यूम, हाँ, वी बोथ आर एस तो आप सब जानते हैं क्या, डिवाइड ऑफ दिस ब्रेन एंड माइंड। तो जिस समय हम एज्यूम करते हैं कई चीजें, तो उस समय हम मतलब बिहेव लाइक दिस एनिमल। अपना माइंड जो है उसको हम यूज नहीं करते प्रॉपरली। तो आवश्यकता यह है कि कोई भी चीज की फैक्ट्स एंड फिगर्स को उनको हम ऐसा करें, क्योंकि ये जीवन में बाई चांस एक ऐसी कौन सी चीज है जो मोस्टली घर के अंदर प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी अक्सर झगड़े का कारण बन जाती है। ऐसा कौन सा हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड है जो घर के अंदर भी, सोशल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कराता है, झगड़ा करा देता है, और लोग एक दूसरे से दिलों से दूर हो जाते हैं। ऐसा कौन सा हमारा बिहेवियर होता है? यूजुअली हम सभी उस चीज़ के अनुभवी हैं। यस? ऐसी कौन सी बात है जो हम दूसरे की लाइक नहीं करते? अगर कोई आदमी वैसा बिहेव करता है, हम दिल से उसे लाइक नहीं करते। जेलसी तो पता नहीं चलेगी ना, अंदर वो जलता रहेगा, बाहर से बड़ा मीठा बोलेगा, तो कैसे होगा? ग्रीड पर्सनल है। ग्रीड में तो लोभ का जैसे है ना, तो लोभ का तो व्यक्तिगत है, क्रूड बिहेवियर, सेल्फिश बिहेवियर, यस, ईगो, राइट, दिस इज एक्चुअली ईगो। और ईगो की वजह से ही सेल्फिश बिहेवियर होता है। ईगो की वजह से ही आदमी ऐसा बिहेव करता है। दिस ईगो इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस आई, यू सी, मैं। अब देखिए शरीर भी ना आई जैसा ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा, ओ मैं। और जब हमारे अंदर यही आ जाती है, मैं धनवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, सुंदर हूँ, जो भी हमारे अंदर अगर कोई चीज़ होती है विशेष, अगर हम उसी के अहंकार में रहते हैं, वो ही ईगो एटीट्यूड है। और ये ईगो जो है, ये मनुष्य के बीच में बहुत बड़ी दूरी पैदा कर देता है। अगर ये इधर ये व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, इन दोनों को अगर मिलना हो, एक दूसरे से हाथ मिलाना हो, तो बड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आई, ईगो की दीवार जो है, ये बीच में आ जाती है, अहम, बस मैं। और जहाँ पर मैंपन आ जाता है ना, वो ही जीवन के अंदर, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में है, वो एक डिफरेंसेस पैदा कर देता है। क्या करें इस ईगो का? जब तक शरीर है तब तक ईगो रहेगा। क्या करें इस ईगो को? इस आई को अगर हमें छोटा आई बनाना हो, सबलाइम करना हो, सब्लिमेशन ऑफ आई, अहंकार को कम करना हो, तो क्या किया जाए? राइट, ये बच्चा भी बता देगा कि अगर ये कैपिटल आई है, इसको स्मॉल आई बनाना हो तो एक बिंदी लगा दो ऊपर, स्मॉल आई हो गया। बस जब हम इस बॉडी के नशे में रहते हैं, ओ आई एम सच एंड सच,
मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं जज हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो बस ये इशू आ जाता है। और जब हम यही समझते हैं जो आज आपको बताया फर्स्ट लेसन में कि मैं आत्मा हूँ, बेसिकली मुझ आत्मा ने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। किसी ने पुरुष का शरीर लिया है, किसी ने स्त्री का शरीर लिया है। हम सब इस नाटकशाला में खेल खेल रहे हैं। मैं आत्मा बेसिकली शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। जब ये लाइफ में एटीट्यूड रहता है तो ये आई ही सबलाइम हो जाता है। अहंकार, क्योंकि देह का हम अहंकार कर रहे हैं, और जब हमें ये याद है कि ये देह जो है ये तो नश्वर है, कोई की भी देह आज तक अमर अजर अविनाशी नहीं है। बड़े से बड़ा कोई भी आया 50, 100, 125, 150 साल में वो चला ही गया। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है। और जब ये आई बिंदी के स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर देह की किसी चीज का अभिमान नहीं होगा। देह को माटी कहा गया है, कहा है ना कि माटी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कुम्हार है, बर्तन बनाता है तो मिट्टी को ना पाँव से रौंद रहा है ऐसा करके, तो माटी उसे कह रही है कि तू मुझे क्या रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे ही पूरा का पूरा रौंद दूंगी, क्योंकि तेरा भी शरीर जो है इसी मिट्टी का बना हुआ है। तो ये स्मृति अगर बस हमें रहती है कि बस मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी और ये शरीर नश्वर है, विनाशी है, तो हमारे जीवन की लहर ही, जीवन की धारा ही एक परिवर्तित हो जाती है। सबसे बड़ा प्रेम पूर्ण, सम्मान पूर्ण व्यवहार हो जाता है, और वही वैल्यूज है जीवन के अंदर, वही मूल्य हैं जो कि हम धारण करना चाहते हैं, एक दूसरे से सम्मान, सब चीज। तो ये जो आई है, ये आई जो एक दीवाल का काम कर रहा है, वो आई फिर एक ब्रिज बन जाता है। आई शरीर तो रहेगा हमारा, ये आई, लेकिन ये आई फिर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, ब्रिज बन गया। जो पहले एक दीवाल था, दीवाल की बजाय वो एक ब्रिज बन गया, और फिर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है। सबसे प्रेम, स्नेह, आदर का भाव डेवलप हो जाता है। और ये इससे क्या होता है कि जब हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशन, इसीलिए यह जो राजयोग का ज्ञान है जो यहाँ बताई जाती है शिक्षा, ये केवल आध्यात्मिक की बात नहीं है। क्योंकि जैसे मेज की 4 टांगे हैं, जब ये टांग जो छोटी रह गई है आध्यात्मिक वाली, ये टांग को आप ये बड़ा करते हैं और इक्वल कर देते हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। जीवन रूपी मेज हिलनी डुलनी बंद हो जाती है। और इसके लिए ये कब होती है, क्योंकि जब जीवन में कभी तनाव आएगा, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी, तो ये ही जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, ये लाइफ हमें, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये हमें अंदर की शक्ति प्रदान करता है, और बाहर की विपरीत परिस्थितियों का हम बहुत सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं। तो इसलिए ये आई जब ऐसा हो जाता है, अब बस हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करें? ईगो जो होता है ना, ईगो झुकने नहीं देता। मानो 2 हैं, उन दोनों में ये है, कोई दोनों ने कोई बात कही, दोनों कहेंगे नो आई एम राइट, मैं सही हूँ। सास बहू का है, अगर सास एक्सपेक्ट करेगी बहू मेरी बात माने, बहू एक्सपेक्ट करेगी सास माने, या 2 कोई भी हैं, होमसोएवर। तो इसमें क्या है, झुकना। आपको एक वो टेक्निक बताते हैं बड़े सहज, जो हमने देखा है। जैसे जब कंट्रीज़ में वार होती है ना, कंट्रीज़ में वार होती है तो कई बार एक दूसरे की सेनाओं में टकराव जब होता है तो टैक्टिकल विड्रॉ कर लेते हैं। एक फ्रंट से अगर आर्मी को विड्रॉ कर लेते हैं, उसके पीछे भाव ये होता है, यहाँ से हमने विड्रॉ की और एनिमी आर्मी आगे एडवांस करेगी, वो एडवांस करेगी, हो सकता है कि उनके पीछे ये भी भाव हो कि हम उसे बाद में एनसर्किल करके उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो टैक्टिकल विड्रॉल होता है। ऐसे ही जीवन में देखा गया है कि जहां कहीं भी क्लैश हो रहा हो ना, वहां पर आप मोमेंट्री विड्रॉ कर लीजिए, झुक जाइए। एक बार आप झुकेंगे, ये झुकना हार मानना नहीं है। एक बार आप झुकेंगे किसी के सामने, 2 बार झुकेंगे,
आप देखेंगे तीसरा जो है सदा काल के लिए, जीवन भर के लिए झुक जाता है, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कवि ने, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है ना, वो अकड़ जाता है, जब शरीर से आत्मा चली गई वो स्टिफ हो गया, तो वो तो मुर्दे की पहचान है। अगर मैं भी अपने स्टिफ रहता हूँ, नहीं आई एम राइट, मैं जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ, या मेरा जो एटीट्यूड है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही ठीक है, तुम्हें माननी चाहिए, तो ये अगर मैं स्टिफ हूँ, ये तो एक उसकी निशानी है मुर्दे की। तो अगर जीवन में तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जितना हमारे एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उतना हम जीवन में सफल होते हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी लाइफ का पहलू हो। इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी ये जीवन के लिए और बहुत आवश्यक है। और जब ये फ्लेक्सिबिलिटी जितनी जितनी हमारे जीवन के अंदर आती जाती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी उतना उतना हम अपनी मॉरल अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करते जाते हैं। जितना जितना हमारी मॉरल अथॉरिटी एस्टेब्लिश होती जाती है, स्वाभाविक रीति से दुनिया वाले दूसरे हमारी बात मानने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं। सम्मान के पीछे भागने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि टू गेट रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। दूसरे को रिस्पेक्ट देना यानी दूसरे को स्वीकार कर लेना, ये एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और क्या होता है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज़ हमें और बहुत परेशान करती है कई बार। क्या होती है, मानो मैं इस कमरे में आया, आप दोनों बात कर रहे हो, यू टू आर टॉकिंग, और मेरे कमरे में घुसते ही आपने सडनली बात बंद कर दी, तो मैं क्या समझूंगा, मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे, और वो बात मेरे माइंड में बहुत समय तक रहेगी। चाहे कुछ बात न भी हो, लेकिन हम दूसरे व्यक्ति को ना क्षमा नहीं कर पाते, और वो बात कुरेदती रहती है हमें। इसलिए किसी ने कहा है बड़ा अच्छा कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। कायर जो होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, वो हमेशा बदला लेने की भावना उसके मन में आती रहेगी। जो वीर होंगे, महान होंगे, वो एक बार क्षमा कर देगा, लिव एंड लेट लिव। ये हमारी संस्कृति कहती है। आजकल जो है जियो, मूल्यों का आधार ही क्या है, देखिए मूल्यों का आधार ही है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अब वो तभी होगा जबकि आजकल की वो टेंडेंसी, वेस्टर्न कल्चर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो एटीट्यूड जीवन में नहीं होगा। जो फिट है वही सर्वाइव, नहीं मैं अगर ज़्यादा रिच हूँ, गरीब को मेरी बात माननी चाहिए, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेस पावरफुल शुड बी अंडर मी। नो, लिव एंड लेट लिव, ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, सह अस्तित्व की भावना। और इसी कारण से जीवन में वो ही सुख शांति का स्रोत बन जाता है। सम्मान की बात हुई, सहनशीलता देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। इवन प्रकृति है, प्रकृति के अंदर भी सहनशीलता है। कई बार सहनशीलता को हम कमजोरी मान लेते हैं। आपने कोई बात कही, हमने अगर मान ली, आज भी प्रधानमंत्री का सुबह भाषण आ रहा था 15 अगस्त का, तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि हमने बार बार दोस्ती का अगर हाथ बढ़ाया अपने पड़ोसी की तरफ, तो इसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी कमजोरी है। नहीं, कमजोरी नहीं है, फिर भी हम दोस्ती चाहते हैं जैसे। तो कई बार लोग ये मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, अगर हमने दूसरे की बात मान ली ये कमज़ोर है। नहीं, अपनी बात को हम फर्मली रखें भी, लेकिन अगर आवश्यकता हो उस बात को स्वीकार भी कर लें। प्रकृति के लिए बड़ा अच्छा कहा है एक कवि ने कि धरती और आकाश, इसके बीच में एक संवाद चल रहा है। क्या संवाद है? आकाश बोला धरा से, आकाश बोला धरा से एक रात यह है कि तेरी छाती पर बहुत बोझ रहता है। धरती बोली कि तू तो रो देता है पल भर में, सामर्थ्यवान ही सब सुख दुख सहता है। आकाश तो फटाफट थोड़ा सा कुछ बादल आए कुछ आया फटाफट रो देगा। धरती जो है वो सारा सहन करती रहती है। सहनशीलता भी एक
महान गुण है। तो जीवन के अंदर ये जो वैल्यूज़ की जितनी बातें आती हैं ना, ये वैल्यूज़ जो है एक एक चीज़ हमें ये बताती है। प्रकृति का एक एक तत्व भी हमें बहुत इस बात को सिखाता है। देखिए नदी है, जल है, जल में कौन सा गुण होता है सबसे बड़ा? है शीतलता, है निर्मलता, और जल जो है अपना रास्ता बना लेता है। जल में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण बहुत बड़ा है। अभी जल को ये गिलास में लिया है, गिलास की शेप में है, अगर जल को इसमें डाल देंगे ये शेप ले लेगा। ये हर जगह फ्लेक्सिबल है जल, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ही ये जल को सदा आगे बढ़ाती रहती है। तो जीवन के अंदर भी हमारी जितनी अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना हम सदा आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्टिफनेस जो अभी मैंने बताया आपको, उससे जैसे कि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये एक और बड़ी चीज़ है जो वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। एटीट्यूड की बात मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे एक मेडिकल प्रोफेसर साहब की बात याद आ गई। हाँ, वो प्रोफेसर साहब लेक्चर कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं। बहुत लेक्चर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने करा और स्टूडेंट्स को सबको बताया कि हाउ इंजूरियस इट इज़ टू कंज्यूम अल्कोहल। फिर उसी बात को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहा। उन्होंने क्या करा, 2 गिलास लिए, एक गिलास में पानी लिया, दूसरे गिलास में अल्कोहल ली, शराब ली। कांच का गिलास था, सबने देखा, प्रोफेसर साहब ने एक छोटा सा कीड़ा पकड़ा और पानी के गिलास में डाल दिया। सबने देखा, कीड़ा अंदर गया, तैरने लगा, तैरता रहा, कुछ नहीं हुआ कीड़े को। प्रोफेसर साहब ने थोड़ी देर बाद निकाल के उसे रखा, कीड़ा वाज हेल एंड हेल्दी, कुछ नहीं हुआ उसे। फिर वही प्रोफेसर साहब ने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा दूसरे गिलास में जिसमें अल्कोहल था, और उसमें वही कीड़ा पकड़ के उन्होंने अल्कोहल में डाल दिया। अंदर जाके कीड़ा थोड़ा रेस्टलेस हो गया, नथिंग न्यू। आदमी भी जब चढ़ा लेता है तो वही रेस्टलेस हो जाता है, ये तो बेचारा छोटा सा कीड़ा ही था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कीड़ा एकदम मूवमेंट उसका शांत हो गया, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल डेड हो गया। प्रोफेसर साहब ने उसे हिलाया, कोई मूवमेंट नहीं था। देखा कीड़ा मर गया था, और केवल मरा ही नहीं, प्रोफेसर साहब ने थोड़ी देर और रहने दिया उसे, तो देखा कीड़ा जो था ना, उसकी बॉडी डिज़ोल्व होने लगी। अल्कोहल का इतना असर कि धीरे 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 उसकी बॉडी डिज़ोल्व होने लगी, डिसइंटीग्रेट होने लगी अल्कोहल में, और सब स्टूडेंट्स ने देखा। फिर प्रोफेसर साहब ने ये एक्सपेरिमेंट दिखा के कहा कि इससे हमें क्या मैसेज मिलता है। तो स्टूडेंट सोचने लगे, और पीछे से एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा करके वो कहा कि सर बताएं। हाँ, आप सब समझ ही गए होंगे उसे इधर से। उसने कहा कि सर, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो हमारे शरीर के सब कीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। हाँ, ये सब डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। कोई भी बात होती है, हमारा सोचने का ढर्रा कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है, सारी बात उस पर डिपेंड करती है। इसलिए ये जो बातें हैं ना, वैल्यूज़ की, जब हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखने की बात बोलते हैं, तो ये डिपेंड करती है, आपको ओवरनाइट में ही चेंज नहीं होगा थिंकिंग। ये थिंकिंग अगर आपको चेंज करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लिटिल प्रैक्टिस। एक प्रोफेसर साहब थे, वो अपना अखबार पढ़ रहे थे, बड़े तल्लीन थे अखबार पढ़ने में। उनकी मिसेज लाके चाय का कप रख गई, चीनी रख गई, चम्मच रख गई कि भाई जितनी चीनी ज़रूरत हो डाल लेना। वो अपने काम में लग गई उनकी वाइफ। तो प्रोफेसर साहब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ही वॉज क्वाइट बिजी इन दैट वन। उन्हें ख्याल नहीं रहा कब उनकी 4-5 साल की बच्ची आई, और बच्ची जैसे बच्चे होते हैं क्यूरियस, उन्होंने एक चम्मच चीनी की भरी, चाय में डाल दी, दूसरी चम्मच चीनी की भरी, चाय में डाल दी, तीसरी भरी, चाय में डाल दी, चौथी भरी, चाय में डाल दी। ऐसे बच्चे जैसे करते हैं वो कर रही थी। तो सडनली प्रोफेसर साहब का ध्यान गया, अरे अरे बेटे ये क्या कर रहे हो, इससे तो चाय बहुत मीठी हो जाएगी। बच्ची ने बड़े इनोसेंट भाव से कहा कि पापा
कैसे मीठी होगी? सारी चीनी तो नीचे पड़ी हुई है, जब तक आप इसे हिलाएंगे नहीं तब तक तो चीनी घुलेगी नहीं और चाय मीठी नहीं होगी। बस यही बात हम सबके जीवन से भी लगती है। यहाँ पर आप आज आए हैं, कल से आए हुए हैं, अभी आप 2-3 दिन और रहेंगे, जो भी लेक्चर होंगे ना, हर लेक्चर में जैसे 1-1 चम्मच चीनी की पड़ती रहेगी, स्वीटनेस है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, अरे वाह ये लेक्चर वेरी गुड। दूसरा लेक्चर होगा स्ट्रेस फ्री लिविंग का, वेरी गुड। तीसरा और होगा वैल्यूज़ का, वाह वेरी गुड। तो चीनी ये एक्युमुलेट तो होती रहेगी, लेकिन जीवन में मिठास, चाय मीठी तभी होगी जब इसे थोड़ा स्टर करेंगे, थोड़ा इसको मंथन करेंगे। यहाँ से जाने के बाद भी लोकल कांटेक्ट में जब रहेंगे और जब इसका कंटिन्यूस स्टरिंग होगा, तब जीवन के अंदर मधुरता और मिठास आएगी। तो आवश्यकता यही है कि आज सिर्फ मैन ऑफ एक्शन होने की बात नहीं। आज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हम लोग बहुत कुछ मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं ना, और तो मेटेरियलिस्टिकली बड़े साउंड प्रतीत होते हैं कि चलो भाई मकान है, गाड़ी है, ये है, वो है, लेकिन इंटरनली जो है ना, पीस ऑफ माइंड एंड ये वैल्यूज़ एंड इंटरनल हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, संतुष्टता, ये जीवन के मूलभूत गुण न होने से, उसकी वजह से उस सब का रिफ्लेक्शन हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारे हर चीज़ के ऊपर होता है। इसीलिए आवश्यकता सिर्फ एक चीज़ की है कि मैन ऑफ एक्शन तो हैं हम, लेकिन मैन ऑफ एक्शन के साथ साथ मैन ऑफ विज़न भी बने, दृष्टिकोण। तो विज़न और एक्शन जब दोनों चीज़ होती है तो वहाँ सफलता होती है। गीता में भी देखिए अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन वाज द मैन ऑफ एक्शन, वो उसने युद्ध किया, श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया। ही वॉज द मैन ऑफ विजन, उसने गाइड किया। तो आज जहाँ एक्शन और विजन दोनों होते हैं तब वहीं सफलता। इसीलिए गीता में सारा 18 अध्याय में गीता ज्ञान सुना के लास्ट जो दुआ है वो यही है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धारा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मितिर्मा, कि जहाँ पर श्री कृष्ण है, योगेश्वर है, द मैन ऑफ विजन है, जहाँ पर धनुर्धार अर्जुन है, जहाँ ये दोनों हैं विजन और एक्शन, तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मितिर्मम, वहीं पर ही श्री यानी कि प्रॉस्पेरिटी है, धन दौलत है, विजय यानी कि विक्ट्री है, विजय है, वहीं पर ही सोशल जस्टिस है, न्याय है, वहीं पर ही जीवन की सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और अल्टीमेटली जीवन में सुख शांति है। तो आज जब आप यहाँ से इसके बाद उठेंगे और भी 3 दिन तक आप जब ये लेक्चर्स वगैरह अटेंड करते रहेंगे, तो ट्राई टू बी मैन ऑफ एक्शन। तो आप ही हैं, हर जगह जहाँ पर आए हैं बिना एक्शन के तो कहीं कुछ काम होता नहीं। नाउ व्हेन यू गो बैक फ्रॉम दिस प्लेस, तो मैन ऑफ विजन होके जाइए, एक दृष्टिकोण लेके जाइए, एक जीवन में दिशा लेकर के जाइए, और वो दिशा ही अल्टीमेटली आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति कराएगी। धन्यवाद। ओम शांति।